आगे से कट जाएगा, काट दोगे इसको आगे से, नहीं कटेगा। चलिए अच्छा कोई बात। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका द अल्टीमेट क्लासेस में। और आज एक बहुत ही बर्निंग चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कि हाई कोर्ट में हम लोगों ने एग्जाम दिया है। जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उसमें हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव को कैसे हम लोग पढ़ें। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो इंग्लिश मीडियम से है उसको हिंदी लिखने में दिक्कत है, जो हिंदी मीडियम से है उसको इंग्लिश लिखने में दिक्कत है। तो इसका सोल्यूशन आखिर क्या हो? अब इसका कोई तो एक सोल्यूशन होना चाहिए। अब होता ये है कि जो सर इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं हिंदी पढ़ा रहे हैं। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे, आपको थंबनेल में देख रहे हैं कि हम बस एक ही पैराग्राफ लेंगे और एक पैराग्राफ से, बस एक ही पैराग्राफ से हम लोग तीनों टॉपिक क्लियर करेंगे। तीनों टॉपिक में क्या क्या है? निबंध भी है, संक्षेपण भी है और गद्यांश भी है। हम इस एक पैराग्राफ से तीनों को समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं क्या और आप लोगों के लिए व्यवस्था किया हूँ कि कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और उसी एक टॉपिक को हम लोग हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। या तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे, उसका हिंदी मतलब क्या चाहिए उसको लिखेंगे। अभी जो है निबंध हम लोग कैसे लिखें, इस पर मैं छोटा सा आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद उस निबंध का जो भी पूरी रूपरेखा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो पिछले बार हाई कोर्ट में एग्जाम में पूछा गया है उस एग्जाम का पूरा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे और फिर वहां से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग बस जुड़े रहिए और देखिए आगे हम लोग चलते हैं। तो पहले शुरू करते हैं। आप हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोगों के सामने क्या है, आप जो चीज देख लिए, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 2023 के लिए है। डिस्क्रिप्टिव का क्या क्या रहस्य है, बस ऐसे लिखे हैं कि डिस्क्रिप्टिव का क्या रहस्य है। मेन बात हमको आप लोगों को ये बताना था कि मैं कैसे इतना इतना एग्जाम क्लियर कर लिया, बैंक पीओ दिया, एसएससी दिया, कोर्ट में मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरा डिस्क्रिप्टिव में हर जगह बहुत अच्छा नंबर आता है। तो वही आज जो है मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए, अभी तक तो ऑफलाइन में क्लास था, अब ऑनलाइन में, अब ऑनलाइन में क्लासेस जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक अपना है, पहला चीज हम आपका, चूंकि ज्यादा टाइम ना चूंकि जाए इसलिए मैंने कुछ दो चार शब्द यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए लिखने में क्या क्या है कि हम जब ऐसे लिखते हैं तो उसका ऐसे में क्या होता है, ऐसे मात्र जो है 3 भाग में बटा होता है। तो 3 भाग उसका क्या क्या होता है कि 3 भाग होता है। एक तो होता है पहला भाग इंट्रोडक्शन, पहला भाग जो है इंट्रोडक्शन होता है। आपको जितने भी शब्दों में ऐसे लिखना हो, जैसे मान लीजिए आपको 500 शब्दों में अभी लिखने का है, अभी आप जो हाई कोर्ट में लिखेंगे तो 500 शब्दों का लिखेंगे। और इन 500 शब्दों में आपको करना क्या है कि इंट्रोडक्शन जो बनता है आपका, जितना भी बड़ा ऐसे है, जितना भी शब्द का ऐसे लिखना है, उसमें से आपको 10 से 15% का इंट्रोडक्शन होता है। 10 से 15% में आप इंट्रोडक्शन दीजिए। और 500, चूंकि 500 ही वर्ड का है तो 10 से 15 आपका एक ही कोटेशन में, एक ही पैराग्राफ में आपका सारा बन जाएगा। इसलिए हमको डबल आपको यहाँ पर बनाने का जरूरत नहीं है। जब बड़ा पैसेज होता है वहां पर ज्यादा 2-3 आप ले सकते हैं पैराग्राफ को। देख लेना जरा सा कैमरा को अनमोल, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे हम बोले कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर हम चलेंगे कि ताकि हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी साथ साथ कंफर्टेबली तैयारी कर सकें। तो या तो इंग्लिश में लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा, हिंदी वाला जब लिखिएगा तो प्रस्तावना लिखिएगा, ठीक है। अब इस प्रस्तावना में क्या क्या होता है, तो प्रस्तावना में आपको ये कर सकते हैं कि किसी कोटेशन से, खूब अच्छा कोटेशन है, उस कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कविता की पंक्ति से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अब वैसा टॉपिक है जिसका कि परिभाषा से ही स्टार्ट होना है तो उसका परिभाषा से आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरे बात आते हैं कि इसके बाद इसका होता है मेन बॉडी। दूसरा पार्ट जो होता है इसका होता है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में ही आपको जो है पूरा चीज लिखना है। मेन बॉडी इसलिए लिखा गया है, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या क्या होता है कि मेन बॉडी में आपको सबसे पहला इसका मुख्य बात लिखना है कि आप जिस चीज जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं वो किस पर आधारित है, क्या है वो, ठीक है। उस सारा उसका मेन बात यहाँ लिखेंगे।
और प्रस्तावना में संक्षेप में उसका मुख्य बातें लिख देंगे। फिर यहाँ पर मेन बात में आ गए। मेन बात में आपको क्या होगा कि आपका पैसेज जो है दो पैराग्राफ हो जाए, 3 पैराग्राफ में मेन मेन बॉडी आपका निकल जाए। तो अब इसमें से क्या-क्या आपको देखिए मेन बात में मिलेगा। आपको इसमें जो है किसी चीज़ का लाभ और हानि बताना पड़ेगा, किसी चीज़ का चुनौती बताना पड़ेगा, समाधान बताना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। क्या-क्या संभावनाएँ हैं वो लिखेंगे, उसका कारण क्या है वो लिखेंगे। अब जहाँ पर कारण है, उसका जो है क्या निदान होना चाहिए ये भी आपको लिखना है। कारण के साथ-साथ निदान भी है। कौन से मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें मुद्दा लिखना है। आपको क्या करना है, अगर देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें अगर किसी भी पैसेज का आ जाए कि आपको नेगेटिव भी लिखना है और पॉजिटिव भी लिखना है, तब क्या करेंगे, जहाँ लाभ हानि दोनों लिखना है, हानि भी लिखना है, लाभ भी लिखना है, तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नेगेटिव चीजें हैं उसको लिखते हैं। नेगेटिव जैसे हो जाएगा उसके बाद हम लोग पॉजिटिव आएंगे। मतलब क्या कि कोई अगर समस्या है तो पहले समस्या लिख दिए, अब उस समस्या का समाधान क्या है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। या फिर किसी चीज का हानि लिख रहे हैं तो उसके बाद हम लाभ उसका क्या होना चाहिए वो हम लोग लाभ लिखेंगे, ठीक है। इसमें से बता दिए मेन मेन बातें। अब इसमें से अगला बात आता है, ये जो है आपको 70% लगभग है मेन बॉडी जो लिखेंगे हम लोग, तो 70% वर्ड में आपका आ जाना चाहिए। 70 एग्जैक्टिव मतलब 70 75, 70 से 75%, 70 से 80%, थोड़ा सा आगे पीछे जा सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग करते हैं कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन जो आपका होगा ये भी आपका 10 से 15% तक का होगा, 10 से 15% तक कंक्लूजन होगा। तो अब कंक्लूजन में हम लोग क्या क्या करेंगे कि सबसे पहला काम कंक्लूजन देते समय सबसे पहला काम कि आपको कहीं भी विरोधाभासी नहीं होना है। अगर किसी ने किसी बात को रखा है, उस बात को पूरे जैसे होता है कि मैं सिरे से खारिज करता हूं, वो कभी नहीं करना है। दूसरा क्या करना है कि आपको जो भी चीजें लिखनी है तो वो आप संतुलित वे में लिखिए। ऐसा नहीं हो कि वो अगर किसी अमुक मुद्दे पर कुछ एक पक्ष वाले को है तो दूसरे पक्ष वाले को बुरा लग जाए। आपको बस बीच का रास्ता निकालना है कि हम लोग बीच से बीचों बीच कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा ही इसमें है। बाकी एक पैसेज का मैं इसके बाद एक पैसेज डील कर रहा हूँ। पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, हमको लिखना इसमें 500 शब्द का है, क्योंकि ये पहला पैसेज है, इंट्रोडक्शन है। मैं हर एक चीजों को उसमें से समाहित किया है मैंने। आप देखिएगा कि कैसे हम लोग हर चीजों को एक एक करके रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम अब आगे एकमात्र और बात करेंगे वो क्या होगा कि आपका जो भी मुद्दा पड़े, जो भी चाहे आप प्रस्तावना लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, वहां से आप मेन बॉडी में आइए, मेन बॉडी से आप सब बॉडी में आइए। इसी में आपको अगर आगे लिखना है तो सब बॉडी में सब बॉडी लिखिएगा। सब बॉडी में जो भी चीज लिखिए फिर आप कंक्लूजन में लिखिएगा। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, पैराग्राफ आपका कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि हमने प्रस्तावना में कुछ लिख दिया, मेन बॉडी में कुछ जा रहे हैं, फिर कंक्लूजन में कुछ नहीं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोगों को करना क्या है। तो आगे आप लोगों के लिए लिखे हैं, अच्छा एक लिखे हैं डू एंड डोंट्स, क्या करें या क्या ना करें। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है कि हम लोगों को, चाहे आप पैसेज लिख रहे हैं, चाहे आप प्रेसी लिख रहे हैं, चाहे आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्या करें या क्या ना करें, इस पे एक वीडियो में मैं स्पेशल बनाऊंगा। हालांकि यहाँ पर अभी पैसेज के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा खाली देखेंगे कि हमको क्या करना है। तो डू एंड डोंट्स में सबसे पहले क्या कीजिए कि किसी का भी अगर कोई आइडिया दिया है, ठीक, तो उसका पुरजोर खुलकर समर्थन नहीं कर दीजिए। जैसे कि हम बोले कि मान लीजिए एक डिजिटल इंडिया है, तो हम कहेंगे कि ये मोदी जी का या बीजेपी सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब इतना सा ये कह के हम लोग बीचों बीच निकल जाए। अब इसमें इतना ना जोर देते हैं क्योंकि अगला वहां अगर जांच करने वाला वो बीजेपी पार्टी का विरोधी रहे तो मेरा नंबर काट ले। या फिर हमको ऐसा भी नहीं करना है कि उसका पुरजोर विरोध कर देंगे, ये भी नहीं करना है। अगर ये कीजिएगा तो बस जस्ट इसका उल्टा, वहां अगर सपोर्टर रहा सरकार का तो आपका नंबर कट जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा बात, इससे जो है आपका माइंडसेट पता चल जाता है कि आप जैसे ही किसी मुद्दे पर विरोध करना शुरू कर दिए तो वो अगला माइंडसेट ये कर देता है, सेट कर लेता है कि आदमी ये नेगेटिव आदमी हर चीज में ये खोट खोजेगा, ठीक है। तो ये नहीं करना, हमको क्या करना है कि बीच बचाव से करना है। सबसे
महत्वपूर्ण बात, हमको राजनीति से बचाव करना है। राजनीति मतलब बस वही चीज हो गया, कोई अमुक पार्टी का है, कोई अमुक पार्टी का है, और कोई किसी मुद्दे पर हम इधर लिखे तो इधर से नाराजगी हो जाएगी, इधर लिखेंगे तो इधर से नाराजगी हो जाएगी। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना। अब आइए हम लोग चलते हैं, एक पैसेज हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इस एक ऐसे में इस एक ऐसे में देखेंगे कि हर चीजों को मैंने लिखा है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पैसेज है ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक, ये थोड़ा सा लंबा इसलिए भी है, तो इसमें आपको ये कनेक्ट करके सारा चीज, हर एक पक्षों को आपको कनेक्ट करके बताना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया है। इसके बाद जो भी पैसेज आएगा वो हम लोगों का एग्जैक्ट होगा, वो 500 से 600 700 800 वर्ड का ही होगा। अभी हम लोग एक लंबा पैसेज है, लंबा, थोड़ा सा लंबा है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा है, इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर चीजों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है अपने पास एक टॉपिक। टॉपिक क्या है कि ई कोड प्रणाली की स्थापना। अभी हम लोग एग्जाम भी देने जा रहे हैं, कौन सा, हाई कोर्ट का ही, हाई कोर्ट का ही एग्जाम देने जा रहे हैं, और पहला टॉपिक भी हमने लिया है कोर्ट से ही। ठीक, अब अगर आपको यहाँ पर पूछेगा तो ये सिर्फ इतना सा पूछेगा कि ई कोड प्रणाली की स्थापना पर पे जो है आप निबंध लिखिए या ऐसे लिखिए, राइट एन ऐसे ऑन इस पे। या फिर यही बोले कि ये अगर बीपीएससी सब में पूछा जाएगा, ये अगर बीपीएससी सब में पूछा जाएगा, या जिसमें 2000 वर्ड का चाहिए, 1500 वर्ड का चाहिए, तो उसका क्वेश्चन भी इस तरह से होता है। दोनों चीज आपको बता रहे हैं। उसमें कैसे क्वेश्चन होगा कि भारत में ई कोड प्रणाली की स्थापना के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार को कौन कौन सा कदम उठाने, ये क्वेश्चन में डील कर देता है। लेकिन जैसे ही छोटा पैसेज पूछा जाता है, तो छोटा पैसेज में आपको सिर्फ इतना सा ही एक कहिए कि दे देगा, इंडिकेशन दे देगा, और उसमें आप अपने काबिलियत के अनुसार से, अपने बुद्धि के अनुसार से उसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं और कितना सुंदर आप पैसेज बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या इसमें लिखें, कैसे लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है अपना पैसेज, और इसमें से मैंने देखिए सारा चीज लिखा है, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर प्रस्तावना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना। आपको क्या करना है कि पैसेज में ये लिखना नहीं है, कहीं पर भी प्रस्तावना लिख रहे हैं। वो सब होता था कि जब इंटर का एग्जाम देते थे हम लोग, तब कॉपी में लिखते थे, प्रस्तावना लिखते थे, हाँ, फिर जो है निष्कर्ष लिखते थे, बाद में नीचे में संदर्भ लिखते थे कि किस किस किताब से आपने पढ़ा है, कौन सा कोटेशन किस संदर्भ में दिया है। वो अच्छा नंबर हमको वहां से मिलता था। अब यहाँ पर आपको वो सब नहीं करना, क्योंकि इसका फ्रेम ही वैसा बना होता है कि शुरू में आप लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन दीजिएगा, प्रस्तावना दीजिएगा, बीच में मेन बॉडी होता है। मेन बॉडी में ध्यान रखना है कि पहले निगेटिव, तब पॉजिटिव, और फिर लास्ट में हमको निष्कर्ष पर जाना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं प्रस्तावना में क्या क्या है। तो अपने पास क्या क्या मिला कि हमको पहले प्रस्तावना बनाना है। अब प्रस्तावना में चूंकि ये है किस पर, ई कोड पर। अब ई कोड पर अगर हम लोग को लिखना है तो पहले ये जानना है कि ये आया क्यों। पहला चीज आप खुद में देखना है कि ये क्यों है, दूसरे बात क्या है। यहीं से आपको लिखने का एक प्रेरणा मिल जाएगा, अब हमको क्या लिखना है। तो आप बताइए कि ये ई कोड क्यों आखिर अभी इतना हाईलाइट हो रहा है, और कब से हो रहा है। तो जब से कोरोना आया, तो चूंकि सरकार के पास इतना सारा केस खुद ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, डेली सैकड़ों लाखों एफआईआर दर्ज हो रहा है, जब तक उसका निष्पादन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो केस बढ़ते ही चला जाएगा, नंबर ऑफ केसेस जो है वो भी जज को और कोर्ट को एक हेडेक हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया। अब इन्हीं सब बातों को हम लोग एक फ्रेम करके लिखेंगे प्रस्तावना में। तो चाहिए प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना में है अपना कि कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी ने दुनिया भर की काम काज की संस्कृति को बदला है। काम काज के तरीकों के बदल जाने से जहां नई तरह की अवधारणा पैदा हुई है, वहीं कई धारणाएं टूटी भी है। कुछ नया चीज आया तो कुछ पुराना टूटा भी, टूटी भी है।
अमूमन कंपनियां वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने के वर्क फ्रॉम होम जरिए अपने कर्मचारियों को काम ले रही है। वर्क फ्रॉम होम से ही बोल रहा है कि आप घर से ही काम कीजिए, अब ये प्रचलन में आ गया है। वहीं कई कंपनियों ने घर से ही काम करने की संस्कृति को इसमें क्या कर दिया, जोड़ लिया है। घर से काम करने की संस्कृति को सामान्य दिनों में भी जारी रखने की बात कही है कि अब ऐसा देखिएगा कि आपका मोबाइल पे या कई जगह आते रहता है एडवर्टीजमेंट कि आप जो है घर से ही काम कीजिए, इतना समय दीजिए, ऐसे ऐसे। खास करके जो टेक्निकल फील्ड में है, जो इंजीनियरिंग वगैरह एमबीए वगैरह किए, उन सब। अब आइए आगे। ऐसे में भारत के सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने भी अपने काम के तरीकों को बदलकर खुद को इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट में तब्दील कर दिया। अब ई कोर्ट यही है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट है। ऐसा चूंकि इनके पास भी समस्या था। फिर क्या है कि यानी अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, बल्कि कोर्ट खुद चलकर आप तक आएगा। अब देश के किसी भी कोने में बैठे ही आपको न्याय मिल सकेगा। अब देखिए कि प्रस्तावना में लिखे हम लोग एक शॉर्ट में ही सारा बातें यहाँ पर लिख दिया। क्यों हुआ, क्या है, फिर आगे देखते हैं। चूंकि आपको बताया कि ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, इसलिए हमको टेक्स्ट भी बड़ा मिलेगा, हमको ऐड भी ज्यादा करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे। आगे क्या है, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले भी कोर्ट में कार्रवाई होती थी, होती रही है, पर ऐसे मामले अपवाद स्वरूप में ही है। पहले होता था, बस कभी कभार होता था, अपवाद के तौर में देखा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर आप क्या बोले कि आपको जब भी लिखना है पैराग्राफ तो वो कनेक्ट करके ऐसा लिखना कि एक दूसरे से कनेक्ट होते चले। अब है कि ऐसे में सवाल है कि ई कोड की क्या प्रासंगिकता है, भविष्य में इसका क्या स्कोप है, भविष्य में इसका क्या स्कोप है। जहां एक और त्वरित और पारदर्शी न्याय के लिए इसकी जरूरत बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि बुनियादी अवसंरचनाओं, जन जागरूकता और साक्षरता के अभाव के कैसे सफल बनाया जा सकता है। अब ये सब देखिए इसमें सवाल खड़ा होना शुरू हो गया कि आप बिना साक्षरता के जो है कैसे ई कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आगे पढ़िए। देश की विशाल आबादी, भ्रष्टाचार, साइबर सुरक्षा के खतरों ने इस व्यवस्था पर संशय पैदा जरूर किया है, लेकिन सस्ती और पेपरलेस जवाबदेह व्यवस्था के निर्माण ने उत्साह भी बढ़ाया है। देख लीजिए, एक लाइन में पहले हमने निगेटिव लिखा और फिर क्या कर दिया, पॉजिटिव लिखा। बोले कि जब भी लिख रहा निगेटिव पॉजिटिव तो पहले निगेटिव और बाद में पॉजिटिव। हालांकि ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों अभी क्या चल रहा है, आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, प्रस्तावना ही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई कोड की संकल्पना से ई कोड की संकल्पना ने पर्यावरण में प्रदूषण के कम होने की भी उम्मीद जताई। अब देखिए आपका जब पॉजिटिव चलेगा तो पॉजिटिव आपका कितना बढ़ते चला जाएगा। इनमें से दो राय नहीं है, इनमें अच्छा इसमें ये होना कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सस्ता और त्वरित न्याय मिलने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, लेकिन इन तमाम फायदों के बीच इस राह में कई चुनौतियां भी कम है। अब यहाँ से क्या हो गया कि आपका ये आपका क्या हो गया कि एक प्रस्तावना तैयार हो गया। अब प्रस्तावना तैयार हो गया तो अब हम लोग आएंगे किस में, अब हम लोग आएंगे मेन बॉडी में। प्रस्तावना में भी हमने सारा चीज जिक्र कर दिया। अब आएंगे मेन बॉडी में। मेन बॉडी में बोले थे जहां चुनौती है तो पहले चुनौती लिखेंगे, फिर उसका समाधान क्या होना चाहिए वो लिखेंगे। हमने क्या किया, प्रस्तावना को जैसे ही क्लोज किया तो हमने कहां से क्लोज किया, चुनौती से। इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं है। और मैंने क्या कहा कि आपको जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपका कनेक्शन का होना चाहिए। हमने चुनौती से उसको खत्म किया, यहाँ से अब जो है नया चुनौती स्टार्ट हुआ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें है चुनौती में, ये हमको लिखेंगे नहीं, वहां पर लिखना नहीं है, बस हमको ऐसे ही लिखना है। कोविड-19 की महामारी का प्रकोप भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के अलावा कई दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए चुनौती बना हुआ है। अभी भी कोरोना का माहौल जो है देख रहे हैं बार बार क्या कि कहीं कहीं कोरोना का केस बढ़ जा रहा है, तो पूरा न्यूज में हाईलाइट हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में आया था कि चाइना में हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, तो भारत भी अलर्ट हो गया। इसी क्रम में भारत की न्याय व्यवस्था पर भी असर पड़ा। अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि न्याय व्यवस्था पर डेली केस दायर हो रहा है।
भारतीय न्यायपालिका पर इस बात का भारी दबाव था कि वह महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए कोई नवाचार करे। अति महत्वपूर्ण मतलब क्या, कोई ऐसा केस आ जाता है, देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में आज दायर किया और तुरंत उसका आज के आज सुनवाई, कल के कल सुनवाई, 2 से 3 दिन में उसका सुनवाई हो जाता है। हाल फिलहाल में हमको खास करके भी राजनीतिक में देखना पड़ता है कि एक वो कांग्रेस के नेता थे, उसको एयरपोर्ट से उतार लिया गया, वो दूसरे दिन हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से वहां से उसको क्या हो गया, रिलीज मिल गया। तो ये सब क्या है कि अति महत्वपूर्ण मुद्दे, जिससे देश का जो है माहौल बिगड़ ना जाए, देश का शासन प्रशासन सभी संतुलित रहे, इसके लिए क्या किया जाता है कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। और कौन लेती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। मौजूदा हालात को देखते हुए इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को संतुलित करना बेहद अहम विषय था। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को संतुलित कर दिया, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था की गई। सुप्रीम कोर्ट के तहत हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट के तरह कई हाई कोर्ट भी इस तरह का सुनवाई कर रही है। सुनवाई अब कौन कौन कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट तो कर ही रही थी, अब हाई कोर्ट भी कर रही है। और उदाहरण के लिए संयोग से अपना पटना हाई कोर्ट ही इसमें पहला था। पटना वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी अंतरिम मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अधियाचना जारी की। अधियाचना मतलब क्या, उसने ऑर्डर जारी किया और सुनवाई शुरू करे, और क्या कर दिया, सुनवाई भी शुरू कर दिया। इसके बाद कोरोना काल के दौरान गुजरात हाई कोर्ट की सक्रियता भी काफी चर्चा में रहा कि बिहार कर दिया, पटना से कर दिया हाई कोर्ट, और उसके बाद गुवाहाटी कर दिया, फिर गुजरात भी किया था, पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अपना पैसे थोड़ा सा लंबा है इसलिए आज से भी। अब आइए आगे, फिर आगे है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन का ऐलान किए जाने के बाद, जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, न्यायपालिका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए खुद को तैयार कर लिया। अब उसको करना है तो तैयार तो होना ही पड़ेगा। तत्काल ई फाइलिंग प्रोटोकॉल तैयार किया गया, इलेक्ट्रॉनिक फाइल तैयार किया जाए, उसका प्रोटोकॉल होता है, हर एक का, जज का, राष्ट्रपति का, बड़े बड़े नेताओं का, सभी का एक प्रोटोकॉल होता है, और उसको क्रियान्वित किया गया कि तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, नई ई फाइलिंग प्रणाली के तहत देश के किसी भी हिस्से से और किसी भी समय मामला दर्ज किया जा सकता है। ऑनलाइन इंगित तथा हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगा, उसमें जो कोर्ट फी होता है वो भी आपको जमा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि जो उसमें अगर कुछ त्रुटि रह गया, मतलब क्या किसी ने कोई किसी केस में और धारा जोड़ना होता है, किसी केस में धारा गलत लग दिया तो उसको हटाना होता है, वही लिखा है, त्रुटियों को भी ठीक किया जा सकता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबड़े ने कहा कि भविष्य में ई कोर्ट का, अच्छा भविष्य में डबल हो गया, कि भौतिक और आभासी दोनों ही कोर्ट में काम लिया जाएगा। कि भौतिक और आभासी दोनों ही कोर्ट में क्या हो गया कि ई कोर्ट का, ये इनका किसका, मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबड़े का स्टेटमेंट था। इसको हम लोग हूबहू लिखेंगे, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका देश में लंबित हो रही मामलों की वृद्धि से जूझ रही है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, तथा जजों की कमी से नागरिकों को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए भी ई कोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही है। अब ई कोर्ट का जरूरत भी इसलिए था। ठीक है, सारी बातें इसमें आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखे हैं। आगे है, मौजूदा वक्त में न्यायपालिका की प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी महंगी साबित हो रही है। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको अगर कोर्ट का आपको चक्कर लग गया तो आपको बहुत बड़ा चक्कर लग गया। ठीक है, सुनवाई के लिए बार बार कोर्ट में उपस्थित होने से लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। सही बात है, बार बार जा रहा है तो कमाने खाने में दिक्कत है, लिहाजा अदालती मामलों, यहाँ से अदालती गलत डबल हो गया अदालती मामला अब आर्थिक दृष्टि से वहनीय नहीं रह गई है, इसलिए भी काफी अरसे से ई कोर्ट की स्थापना की मांग उठाई जा रही है। इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए। क्या प्रयास किया गया कि ई कोर्ट परियोजनाओं की अवधारणा भारत की सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी द्वारा तैयार की गई। उसमें क्या था, कमेटी का नाम था नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान
फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये जो था कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द इंडियन जुडिशियरी 2005, ये जो था इसका परियोजना का पूरा नाम था। और इस पर ही आधारित क्या हो गया कि ई कोर्ट का स्थापना हो गया। ई कमेटी का गठन 2004 में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था। 2004 में ही इस चीज का उन्होंने जिक्र कर लिया था कि अगर हम लोग वर्बली इसको कराएं कि ऑनलाइन रूप से अगर करवा लें, तो उसी समय सोच लिया था। हालांकि कोरोना के बाद इस पर ज्यादा असर आया। कहा भी जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आइए फिर आगे क्या लिखा कि फिर आगे हम लोग यहाँ से हैं। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने पहली बार फरवरी 2007 में ई कोर्ट की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। साथ में क्या कर दिया, मंजूरी भी दे दिया। इसमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि हम बोले ही कि इसमें हर चीजों को हम लोग हर पहलू को इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड शुरू किया। सरकार ने क्या क्या किया वो हम देखें इसमें, ठीक है। कमिटी गठन किया और उसके बाद क्या, यहाँ से मिशन मोड में शुरू कर दिया, जिससे तकनीक की सहायता से न्याय तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। अब जो है टेक्निकली हम क्या कर रहे थे, जुडिशियरी टेक्निकली जो है एक्टिव हो गई थी और जल्दी जल्दी वो क्या कर रही थी कि इस पर सुनवाई कर रही थी। फिर आगे देखते हैं क्या किया है सरकार ने। फिर लिखा है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुसार 14,249 अदालतों को ई कोर्ट मिशन मोड के तहत तैयार किया गया। 14,249 जो है ई कोर्ट तैयार किया गया तुरंत में, 14,249। भारत में पहला ई कोर्ट 17 जुलाई 2016 को उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधिकरण के तहत हैदराबाद में शुरू किया गया। इस तरह का डाटा अगर आप ये ऐसे में देते हैं, एग्जैक्ट डाटा अगर देते हैं, इससे क्या होता है, एग्जैक्ट आपका जो ऐसे होता है, आपका जो निबंध होता है, काफी प्रभावी होता है। पढ़ने वालों को जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको ये लगता है कि इन्होंने मेहनत किया है, क्योंकि डाटा से आपको पता चल जाता है कि आपने इसके पीछे कितना मेहनत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि भारतीय संविधान में कोर्ट की स्थापना के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय की स्थापना की चर्चा की गई है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का 124 और हाई कोर्ट का 216 में स्थापना है। जहां तक ई कोर्ट की जहां तक ई कोर्ट की स्थापना का सवाल है, बात है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ई कोर्ट का कहीं भी जिक्र तक नहीं है, ठीक है। जिस तरह से देश के कोने कोने में बैठे लोग अब ई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, इससे यह माना जाता है कि यह व्यवस्था दिल्ली से बाहर सुप्रीम कोर्ट की पीठ की स्थापना जैसी हो जाएगी। अब इसका इतना अच्छा असर पड़ा है खास करके अपने देश में, कि आप देखते होंगे यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि हाई कोर्ट का जज जो है किसी अधिकारी को फटकार लगा रहा है, तो कभी किसी नेता को फटकार लगा रहा है, कभी किसी वकील को फटकार लगा रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि हर चीज को ऑनलाइन करके लोगों के समक्ष आ रहा है और इसका बहुत अच्छा असर भी पड़ रहा है। तो इससे क्या कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पीठ है वो बाहर ही आपका स्थापना हो जाएगा, यहीं से आपका डायरेक्ट सुनवाई होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दरअसल अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देश के विभिन्न स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना कर सकते हैं। ये जो पूरा लाइन था ये जो पूरा लाइन था ये अपना किसमें था, ये आपका किताब में लिखा हुआ है। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत का संविधान है उसमें ये सारी बातें अपना लिखी हुई है, ठीक है। वो इसमें डाल दिए, क्या होगा आपका एक प्रभावी बन जाएगा। फिर आगे आते हैं। अब आता है कि लाभ। अब क्या आता है, लाभ। इससे जो लाभ क्या है, अब यहाँ पर है लाभ। लाभ इस तरह से हमको लिखना नहीं है। अब यहाँ से ये लाभ जो है देखिए क्या है कि इस सब के बीच सवाल ई कोर्ट पर जोर देना भले ही वक्त की मांग हो, लेकिन यह अवधारणा नई नहीं है, क्योंकि न्यायिक की अवधारणा भी पुरानी है। सब दिन से न्यायिक भी सुधार होते चला आया है। क्षमता का निर्माण, भौतिक अवसंरचना का तनाव, अदालतों में कम भीड़,
और समय का सही सदुपयोग, सड़कों पर कारों की जमावड़े में कमी और कार्य जीवन में संतुलन में सुधार जैसे तमाम ऐसे पहलू हैं जो हमें ई कोड की जरूरत को महसूस कराती है। अब देखिए कितना फायदा है, हर एक फायदा अब इसमें हम लाभ, चूंकि जब लाभ में जाएंगे लाभ सेक्शन में सिर्फ लाभ ही गिनाएंगे, कितना सारा लाभ हो गया कि अब आप ज्यादा क्षमता भी हो जाएगा कि ई कोड से कई कोड एक बार में चल पाएगा। उसके बाद क्या हो गया कि भौतिक अवसंरचना पर भी जो कम भीड़ पड़ेगा, भीड़ भाड़ कम आएगा तो जोड़ भी कम पड़ेगा। और क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा, गाड़ियां कम आएगी, बहुत सारी बात इसमें फायदे की है। फिर क्या है कि ई कोर्ट के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए बिना ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से मुकदमे को ऑनलाइन ही निपटा लिया जाता है। ये तो इसका परिभाषा ही है ही। इस कवायद का मकसद क्या मकसद है कि न्याय प्रणाली को सस्ती और लागत प्रभावी बनाना है। लागत प्रभावी बनाने के लिए अदालतों को सक्षम बनाना है। जाहिर है यह अदालती प्रक्रियाओं में सुधार और न्यायिक केंद्रित सेवाओं का प्रतिपादन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ई कोर्ट का उपयोग ई कोर्ट का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को आसान और उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाना है। अब क्या हो गया, ई कोर्ट का इतना सारा फायदा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब इसमें है एक ई कोर्ट में सभी कामों को डिजिटल रूप में पूरा किया जाता है। इसमें साझा की गई और उत्पन्न की गई जानकारी को डाटाबेस के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। उसका सारा डाटा तैयार हो जाता है, जिसे एक विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा सिंक किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर को हमें जो इसको सिंक किया जाता है, और इस सॉफ्टवेयर से क्या होता है, पक्षकारों, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाना आसान होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि पटना हाई कोर्ट का ही आप साइट खोलिए, वहां पर आपको क्या देखना है आपको तुरंत मिल जाएगा। आज जो सुनवाई होगी कितने बजे है वो चीज आपको वहां मिल जाएगा। कौन सा वकील है, कौन सा किसके कोर्ट में, किस जज के कोर्ट में, वो आपको वहां पर सुनवाई मिल जाएगा। हर एक चीज क्या है आपका ई कोर्ट के जरिए वो आसान हो जाएगा कि हर कोई इसको उपयोग कर सकता है। तो ई कोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य न्याय व्यवस्था को सस्ता, देखिए कितना अच्छा उद्देश्य है। न्याय व्यवस्था जो है, जो यह भारत में न्याय व्यवस्था बहुत महंगा हो गया है, इसको सस्ता करना है, पारदर्शी करना है। पारदर्शी मतलब क्या, आप घर बैठे ये देख पाएंगे कि जज साहब क्या बोल रहे हैं, कौन सा वकील ने कौन सा दलील पेश किया, पक्ष विपक्ष के वकील का में बहस कैसे हो रहा है, ये हो गया। त्वरित और अधिक जवाबदेह बनाना है, किसी भी पेपर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि कागज का दायरा सीमित किया जा सके। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हम जोड़ दें क्या, कि कागज का भी दायरा चूंकि इनपुट हो जाएगा, कागज पर लिखावट कम होगा। कागज पर अगर लिखावट कम होगा तो क्या होगा, कागज का उपयोग कम होगा। अब कागज उपयोग अगर कम होगा तो क्या होगा, सोचिए, वृक्ष कम कटेगा, वृक्ष कम कटेगा तो पर्यावरण बहुत संतुलन में रहेगा। सारी बातें इसमें है। कागज के कम उत्पादन से पेड़ों पर दबाव कम होगा, ऐसे में यह पर्यावरण के सेहत के लिए बेहतर होगा। फिर लोग वोट आने से बचेंगे तो मोटर वाहनों का उपयोग भी कम होगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। वहीं अगर इंसाफ मिलना सस्ता हो और समय की बचत हो तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। देखिए कितना सारा चीज इसमें लिख दिए, एक ही चीज से बोले कि हमको क्या करना है, कनेक्ट कर करके लिखना है। ठीक है, आगे महीनों सालों और दशकों तक अदालत का चक्कर काटने से जीवन का अहम वक्त बर्बाद हो जाता है। अब देखिए हम जो बोल रहे थे कनेक्ट करके लिखेंगे तो ये चीज, अब हमने अर्थव्यवस्था से क्या किया, इसको खत्म किया। अर्थव्यवस्था के बाद से ही हम शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि महीनों सालों और जीवन का अहम वक्त बर्बाद हो जा रहा है। अभी अगर बर्बाद हो जा रहा है कि इसको अगर हम लोग सही डायरेक्शन में लगाएंगे, पैसा जहाँ से आ जाए, जहाँ से दो पैसा कमा सके उसमें लगाएंगे तो देश कितना उन्नति करेगा। देखिए वही आगे आपको देखने को मिलेगा। आइए, इसमें क्या है कि अगर इसे बचाया जा सके, किसको, उसी मेहनत को, ये जो मेहनत था यहाँ पर सालों महीनों और दशकों का अदालत का चक्कर काटने से, इसको अगर बचाया जाए,
बचाया जा सके तो इस समस्या को देश की उन्नति में लगाकर अर्थव्यवस्था सुधारती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा न्याय तंत्र को विकसित करना है जो पारदर्शी, कुशल, सस्ता हो, साथ ही गवाहों के हितों की रक्षा करने वाला। अब गवाहों के हितों की रक्षा का मतलब क्या हो गया कि पता चला कि फलना दिन गवाही पेशी है और बीच में ही उसका गवाह का बहुत सारा कहानी हो जाता है, किडनैप हो गया, मर्डर हो गया, या बहुत सारी बात। अब क्या होगा कि ई कोर्ट हो रहा है तो गवाह चाहे वहीं से वो क्या करेगा, लाइव क्या कर देगा, आके जवाब दे देगा कि हाँ हमने ये चीज देखा था अमुक जगह पर, अमुक आदमी ने ऐसा ऐसा किया है। तो ये क्या हो गया कि गवाह का भी सुरक्षा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण रूप से अवैधानिक गतिविधियों की संख्या को कम करने में ये कम करने वाला हो जाएगा नेशनल जुडिशरी डाटा ग्रिड के मुताबिक। अब इसमें देखिए कितना कितना डाटा आया है। कुल 3,21,00,000 मामले, 3,21,00,000 3,21,00,000 मामले ये जो है ये क्या है, अभी तक लंबित है, जिसमें से कि 2 करोड़ आपराधिक है। इसमें 2 करोड़ जो है, 2 करोड़ मामला जो है ये अपराध से है, आपराधिक है मामला। फिर क्या दिया है कि 90 लाख सिविल या दीवानी है। 22 लाख ऐसे मामले हैं जो 10 से 20 सालों से लंबित है। न्यायिक में 10 से 20 सालों से, किसमें, ये है आपका 22 लाख मामला ऐसा है जो कि 10 से 20 साल तक लंबित है। 4 लाख 20 से 30 साल से लंबित है और 81,000 ऐसा मामला है जो कि पिछले 30 सालों से बैकलॉग में चला गया। ये सब क्या है, अधिक दिनों से लंबित है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत अंडर ट्रायल में मामलों में विश्व में 10वें स्थान पर, जहां अंडर ट्रायल में 10वें स्थान पर है भारत। ये क्या है, सरकारी डाटा है। आगे बढ़ते हैं। डाटा बोले, डाटा जब भी आप ऐड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाता है, वो पूरा प्रभावी बन जाता है आपका। फिर आइए, इसमें दो राय नहीं कि ई कोर्ट त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में एक सकारात्मक कदम है। यह जनता की इंसाफ तक आसान और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है और देश में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान भी उपलब्ध कराता है। अब ये ई कोर्ट का हो गया बात, लेकिन ई कोर्ट की व्यवस्था की कई चुनौतियों को भी जन्म देता है। इन चुनौतियों में समन्वय की कमी, विभिन्न विभागों के बीच संचार की बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, अदालतों में तकनीकी जनशक्ति की कमी, टेक्निकल लोग कम है। चूंकि अदालत में देखिएगा कि अभी भी जितने लोग हैं वो सब क्या लगभग रिटायर होने पर है। अब आप लोगों का क्या होगा कि इसमें जब सिलेक्शन होगा तब आप लोग नया आदमी जाइएगा तो वहां पर नया एनर्जी के साथ काम कीजिएगा। आप लोग टेक्निकली इसमें ट्रेंड रहिएगा। और पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के बीच जागरूकता की कमी बड़ी चुनौती। इसको जो है, जो पक्षकार है और जो एडवोकेट्स है उनको इसके बारे में क्या करना होगा, इसके बारे में जागरूक करना होगा, इसका सारा चीज बताना होगा। चलिए, इससे इतर ई कोर्ट खर्चीले भी साबित होंगे, क्योंकि ई कोर्ट स्थापित करने के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी, जो टेक्निकल चीज है उसमें लगाना होगा, कि प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी। लिहाजा दीर्घावधि में ई कोर्ट की स्थापना को धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, कि बहुत सारा इसमें जो है धन लगेगा, क्योंकि कई सारा इतना इतना बताए थे हम लोग डाटा, इतना सारा कोर्ट का स्थापना होने को है। वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी के विषय पर एक बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा भी होगा। साइबर सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी हैक कर लिया और कुछ से कुछ जवाब वहां दे दिया तो वो भी एक खतरा की घंटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की धीमी गति कोई छुपी बात नहीं है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र से, सुदूर ग्राम क्षेत्र से जो है, हाई कोर्ट पटना में लगा हुआ है कोर्ट उनका, और वहां से उनको क्या करना है, गवा देना है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या होगा कि दूर में जाके टावर पकड़ता ही नहीं है। अब आगे आइए, इतनी सारी बातें हमने लिखी, अब आएंगे हम लोग निष्कर्ष पर। सारा चीजें इसमें लिख दिए, अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में आइए, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, बाकी जितना चीज था, जो जो चीज हम प्रस्तावना में लिखा, जो मेन बॉडी में लिखा, अब निष्कर्ष में आएंगे। निष्कर्ष में आप चीज एक और कर सकते हैं कि आप अगर
वहां पर मेन बॉडी में कुछ ऐसा चीज था जो सुझाव नहीं दे पाए, तो निष्कर्ष में भी उसका सुझाव का स्थान होता है। एकदम शॉर्ट में, संक्षिप्त में और प्रभावी ढंग से उसको लिख दीजिए। आइए देखते हैं कि जिन चुनौतियों का हमने जिक्र किया है, आगे लिख दिए, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें दूर करने के लिए सरकार पहले से ई कोड की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नीति बनाने की जरूरत है। ठीक है, एक स्पष्ट और पूर्व निर्धारित रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भारत की ई कोड परियोजनाओं के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने में मददगार साबित होगा। ई कोड की चुनौतियों का समाधान करने के दूसरा उपाय बुनियादी ढांचे की मौजूदा स्थिति को बेहतर करना होगा। ये सारी बात इसमें लिखी हुई, उसी चीज को हम लोग निष्कर्ष में लाते हैं। मौजूदा न्यायिक अवसंरचना ई कोड परियोजना की स्थापना के अनुकूल नहीं है। अभी जो है वर्तमान में क्या है कि टेक्निकल उतना सारा चीज से टेक्निकली लैस नहीं है हमारा कोड। ऐसे में ई कोड परियोजना को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को पहचानने और उन्हें विकसित करने की जरूरत है। हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सरकार ने हाल ही में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च करके सरकार ने क्या किया, बीएसएनएल के तहत कई सारे जगह जगह पर टावर लगाने की बात कही है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। इन इसके तहत, किसके तहत, आप ब्रॉडबैंड जो लगा रहा है उसके तहत, इसके तहत 2022 तक देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से लैस करना, मोबाइल टावरों की संख्या 5.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की योजना है। एक पहलू जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली की तैनाती है, जिससे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसका, कि जो गवाह का कहानी हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है, ताकि उपयुक्त पक्षों के लिए केस की जानकारी तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित हो सके। ई कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम की सुरक्षा सबसे अहम है। साथ ही ई कोड को यूजर्स के अनुकूल बनाने की भी जरूरत है, कि कोई भी आदमी इस एप्लीकेशन का क्या कर सके, यूज कर सके। यूजर्स के अनुकूल बनाने की जरूरत है ताकि लोगों को इसकी सहायता के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। रोड शो और सेमिनारों से लोगों को इस व्यवस्था के प्रति सहज बनाया जा सकता है। सरकार को सभी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत पड़ेगा। इन सभी चीजों का जरूरत पड़ेगा। आप लोग जैसे वहां ज्वाइन कीजिएगा, आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर का ही ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा इसमें ई फाइल प्रविष्टि जो ऑनलाइन फाइल तैयार होगा, उसको आपको कैसे रखना है, प्रविष्टि वही हो गया, उसका समायोजन, अधिसूचना, सेवा, समन, वारंट, जमानत, ये सारा चीज कोर्ट का वर्ड है और कोर्ट में सब यूज होता है। आदेश और आदेश प्रतियां, ई फाइलिंग आदि का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना भी शामिल है। हर चीज को क्या करना है, रखना शामिल है, ताकि क्या होगा कि आपको पिछले सुनवाई में क्या क्या आदेश दिया था कोर्ट ने, तो उसने क्या करेगा, उनका क्या काम होगा कि जो जज साहब है वो एक क्लिक करेंगे कि फला डेट में जो इसका सुनवाई हुआ था वो वहां पर जो है क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें उसको एक क्लिक में वापस जाएगा सामने में। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी बातें लिखे हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं लास्ट पैराग्राफ क्या है। साथ ही अब क्या है कि न्यायाधीशों को भी ई कोड के ढांचे और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराने की आवश्यकता है। अभी हमने बोला क्या कि उसको उनको क्या होगा कि पिछला केस देखना पड़ेगा कि किस डेट का क्या हुआ था, क्या वर्डिक्ट आया था, तो उनको देखने के लिए अब इनको सॉफ्टवेयर का जानकारी भी होना चाहिए, तो इनके लिए इनका प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करना पड़ेगा। इससे सफल संचालन के लिए बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। वर्तमान में सरकार पूरे भारत में ई कोर्ट स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इन सरकारी प्रयासों का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित और लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। ई कोर्ट की मदद से भारत में न्यायिक प्रणाली चुनौतियों से पार पा सकती है और सेवा तंत्र को पारदर्शी और लागत प्रभावी बना सकती है। ई कोर्ट न्यायिक प्रणाली को भी लाभान्वित करेगा और संग्रहित जानकारियों को त्वरित मुहैया कराएगा। अभी हमने बात किया कि जो भी जानकारी रहेगा उसको त्वरित मुहैया करा देगा। इससे जजों को भी पिछले मामलों की जानकारी एक बटन क्लिक मात्र से ही मिल जाएगी, जिससे विभिन्न अदालतों और
विभिन्न विभागों के बीच डाटा साझा करना भी आसान होगा, क्योंकि एकीकृत प्रणाली के तहत सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। देखिए, हम बोले ही थे कि थोड़ा सा पैसेज क्या करेंगे, लंबा रहेगा, क्योंकि ये पहला पैसेज है, और आगे हम लोग जब बनाएंगे तो आगे हम लोग जब लिखेंगे सीखेंगे तो हमने 500 से 700 या 800 वर्ड का हमको पैसेज तैयार करना है। और हमको ये आपको जो हम बताए कि ये आपको कैसे प्रस्तावना लिखना है, कैसे मेन बॉडी लिखना है, कैसे सब बॉडी लिखना है, कैसे चुनौती और उसका समाधान लिखना है, फिर कैसे निष्कर्ष करना है, इस पे हम लोग इसका चर्चा किए। अब जो है आगे अपना क्या योजना है, आगे के लिए आप समझिएगा। एक सेकेंड, आगे कुछ नहीं समझते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखिए, हम इसमें क्या मिलेगा आपको कि डेली जो है, डेली मैं एक सेट आपको कराऊंगा, और वो सेट जो होगा फुल सेट होगा, फुल सेट होगा। और उसमें जो भी अपना पैसेज है, जो भी अपना एसे, पैसेज नहीं एसे लिखना होगा, जो भी एसे होगा, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, इसका हम लोग साथ ही साथ करते चलेंगे। और आपको जैसे मैं बताया हूं कि जैसे मैंने आज तक इतने सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया, इतने सारे एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो कैसे लाए, बस इसी से। खूब अच्छा, आपके पास लच्छेदार इंग्लिश लिखने का अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप हिंदी जरूर लिख सकते हैं। तो आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे कीजिएगा, उस चीज को मैं आगे चर्चा करूंगा। और फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के, आप इंग्लिश बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आपको हिंदी बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे, तो आप इंग्लिश से हिंदी में कैसे लिखिएगा, उसका भी हम चर्चा करेंगे। और आप अगर ये प्रयास मेरा अच्छा लगा हो तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सारा चीज इसमें मिलेगा। अब हम लोग अगला जो करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो प्रीवियस पूछा है उसमें सारा 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 का सारा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों सेक्शन ले उठाएंगे। अगले वीडियो में हम पहले हाई कोर्ट का प्रीवियस करा देंगे, उसका टोटल सॉल्यूशन भी करा देंगे। फिर हम लोग आएंगे सेट पर कि डेली आपको एक सेट दिया जाएगा, आप उस सेट को तैयार कीजिए और फिर उसका आंसर हम देंगे। और फिर आप जो है खुद में एनालिसिस कीजिए कि कितना अच्छा आप उसमें आप लिख पाए हैं, या और क्या क्या उसमें ऐड करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, आज भर इतना सही रखते हैं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।